लीजिए प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी पुरस्कार भाग 2। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु। मधुलिका आज अपनी दया अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही हूँ, निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका? यह एक विडंबना है। तो मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गुहर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता? मधुलिका, बाहुबल भी तो वीरों की ही आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते हैं और खाते हैं। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सका। नवीन राज्य? ओह, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग की बात बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद? नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरस मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण डिठाई से उसके हाथ को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो? युवती का वक्षस्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राण से पन लगा कर मैं इसे कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड़े का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी कि नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकल उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वह करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्णमंच पर कौशल नरेश अर्धनिंदित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। एक समाधारणी युवती पीछे खड़ी है, अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे सज्जलित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज के स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओ, तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी? नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए?
उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाया होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है। इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंहमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही है। अरुण के पीछे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर इधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर आज तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। इधर की किसने चिंता की होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे हैं। संध्या हो चली थी। उस पर निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे हैं। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और, विश्वास करो प्रभात ही है। प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वसित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनाऊंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे प्रहर मेरे विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात तो रोज मंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वे कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अब तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत हुई। पहला वह उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रीवती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओहो, उसकी विजय के कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मधुलिका। मधुलिका मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली थी, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विकसित सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 अलकाधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह एक टुकड़ी अपने पथ में चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अभी भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है? पगली नहीं, यही यदि वह होती
तो इतनी विचार वेदना क्यों? सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, क्या स्पष्ट कहे? श्रीवती दुर्ग का एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, दक्षिण नाले के उस पार आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों के नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई थी। श्रीवती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी गई है, लिपटी है। वह लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। अलका के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति ने कहा, जय हो, 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत करके सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सैनिक को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही जज्जल चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्त्री नेत्रों से देखकर कहा, वह सिंहमित्र की कन्या है, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने तुम्हें दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप भूमि इसे दी है, उसी संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश किया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, अभी मैं आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान के कारण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रीवती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर उठा। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो मित्रों, यह थी कहानी पुरस्कार, जिसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। यह कहानी विभिन्न पाठ्यक्रमों में, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, निम्न शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल की गई है, जैसे कि बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसे शामिल किया गया है। अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी इसे शामिल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इच्छा होगी और आपका साथ रहेगा तो इसकी व्याख्या भी आपके समक्ष कराई जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।